हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ दी थ्योरीज, अप्रोचेस एंड कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जिस तरह तमाम हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लॉ हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सिविक्स हो, पाकिस्तान स्टडीज़ हो या एंड इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स की जो है हमें कोई ना कोई बेस हमें जो है वो नज़र आती है, जिनके ऊपर ऑन विच दीज सब्जेक्ट्स आर डिपेंडेंट। ये सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर डिपेंड कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू शुड कम अक्रॉस एंड गेट इन टच योर सेल्फ या गेट फेमिलियर योर सेल्फ विद दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप चीज़ कोई सीखना चाहते हैं तो बेसिकली आपको उसकी बेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब आपकी बेस क्लियर होगी तो आपको टॉपिक भी क्लियर होगा, लेकिन जब आपकी बेस वीक है तो अल्टीमेटली आप टॉपिक में फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। इसी तरह सिमिलरली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। देयर आर सर्टेन थ्योरीज, अप्रोचेज और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिपेंड कर रही है। आज का जो आपका टॉपिक है, इसमें हमारे पास कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म है। आज हम इन आइडियोलॉजीज़ को बेसिकली, ये जो नज़रियात हैं, इसको आज हम देखेंगे कि ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म बेसिकली ये आपको क्या सिखाता है और इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों इमर्ज हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये सिस्टम जो है बेसिकली हमें क्या जो है वो डिलीवर कर रहा है। तो आइए चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कैपिटलिज्म है, सबसे पहले कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं। तो कैपिटलिज्म की जो इमर्जेंस होती है वो 19th सेंचुरी में हुई, और 19th सेंचुरी में जब इसकी इमर्जेंस हुई तो उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने देखा कि दुनिया में जो है वो डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो जनरेट हुए। ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो उनकी इमर्जेंस हुई। अब चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, या इससे पहले हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सबको पता है कि आपके पास जो है वो लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये जितने भी इवेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब इनकी अकरेंस होती है या हुई, तो इसके पीछे कुछ सर्टन जो है फैक्ट्स एंड फिगर जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और इसी तरह हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्टन थ्योरीज हैव बीन टेकन प्लेस। मुख्तलिफ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इमर्जेंस हुई। इसी तरह हमें कैपिटलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी में इसकी इमर्जेंस होती है। और अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म, ये जो हमें एक नज़रिया है, कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हमें क्या बता रहा है। कैपिटलिज्म इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम है या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी, इन सिंपल वर्ड्स हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, राइट। इन अदर वर्ड्स, हम डेमोक्रेसी को और फर्दर आप इसको एवेल्युएट करें तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ पीपल है, मीन्स द एरिया या द स्टेट वेयर यू फाइंड द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, वो एरिया या वो टेरिटरी या वो मुल्क जहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है वो गरीब लोगों के पास है, या हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों के पास है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक़ रखते हों, राइट। तो ऐसी जगहों पर जब गवर्नमेंट हमें नज़र आती है तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, राइट। मीन्स के लोगों का ख्याल रखा जाता है। इसको फर्दर आप एवेल्युएट कर लें तो अब्राहम लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा, हम उनकी जो कोटेशन है उसको हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, राइट। तो डेमोक्रेसी जो है बहुत फेवरेबल है कैपिटलिस्ट सिस्टम को। तो हमें पता चला कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें जो है इसका अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ा जाए तो ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। ऑन दी अदर साइड, अगर हम इसका इकोनॉमिक
परस्पेक्टिव देखें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें तो कैपिटलिज्म जो है वो फ्री मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ओपन मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसके साथ बिजनेस को बहुत सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ तीन जो फिनोमिना हैं कॉन्सेप्ट, मीन्स ओपन मार्केट होनी चाहिए, फ्री मार्केट होनी चाहिए, मीन्स के ईजी टू एक्सेस हो मार्केट जो है, मीन्स और कमोडिटीज़ जो हैं वो तमाम लोगों की उस तक रसाई हो, मुमकिन हो। ठीक है, तो ये फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है। और इसके अलावा आपके पास बिजनेस हो, बिजनेस के आप देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। हैंस इट्स सच टाइप ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच बिजनेस, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इन तीनों को ज़रा गौर से देख लीजिए। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आपका बिजनेस, इकोनॉमी और इंडस्ट्री को कहा जाता है कि ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब जाहिर बात है कि बिजनेस जो है उससे भी इनकम जनरेट होती है, इकोनॉमी जो है उससे भी इनकम जनरेट होती है और इंडस्ट्री जो है इससे भी इनकम जनरेट होती है। ठीक है, आप कोई कारखाना लगा दें या कोई फैक्ट्री लोकेट करें अपने मुल्क में तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको उससे फ़ायदा होगा, राइट, उससे इनकम जनरेट होगी, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो वर्किंग क्लास है उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इकोनॉमी मजबूत होगी और आपके बिजनेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें फ़रोग मिलेगा, राइट, और आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाई जाती हैं। तो कहा गया कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल निज़ाम है, कैपिटलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें आपके बिजनेस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं विल बी इन प्राइवेट हैंड्स। ठीक है, प्राइवेट हैंड, राइट, मीन्स के गवर्नमेंट के पास नहीं, इसको जो कंट्रोल करेंगे वो प्राइवेट लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप क्या होती है इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं अभी। तो मीन्स डेमोक्रेसी इन इकोनॉमी, regime will only take tax from them। ये जो आपके पास मीन्स के प्राइवेट बिजनेस हैं, बिजनेस ये आपको मैंने कहा बिजनेस, इकोनॉमी और इंडस्ट्री। अब एक इंसान जो है वो इंडस्ट्री लगाता है, उसकी अपनी ज़ाती इंडस्ट्री है, तो इसको कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप। एक इकोनॉमी जो है, एक पर्सन जो है, अब जाहिर बात है कि उस इंडस्ट्री लगाने से उसकी अपनी इकोनॉमी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। ठीक है, तो ये प्राइवेट इकोनॉमी है, राइट, उसकी अपना उसने एक कारखाना लगाया, उसने वर्कर्स को हायर किया, मींस के उसकी अपनी कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री है, वो चाहे जैसे मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करे, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेल्फ बिजनेस है उसका अपना। इसी तरह जो है वो इकोनॉमी, तो इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है उसकी। लेकिन गवर्नमेंट का क्या काम है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ उनसे टैक्स लेगी। वो टैक्स ये ले इस वजह से क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो कहीं पर कारखाना लगाना चाहता है तो वो जो है एक एरिया सेलेक्ट कर लेता है, और जाहिर बात है कि अगर वो जो है वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती हुई तो वहाँ पर जो है जब आप अपना कारखाना लगाओगे, कारखाना तो आपका अपना होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको ज़मीन का भी तो टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट आपको कहती है ठीक है आप कारखाना अपना लोकेट कर लें यहाँ पे, हमें आपके कारखाने से, इंडस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमें जो है वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टैक्स पे करना है हमें, यानी गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करेंगे। तो ये प्राइवेट ओनरशिप कहलाती है बेसिकली। ठीक है, ये सारा प्राइवेट ओनरशिप है। तो कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, राइट। और इसके साथ जो है आप फर्दर देखिए तो कहा जाता है कि इसमें डेमोक्रेसी इन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की आज़ादी हो। ठीक है, हर इंसान जो है वो आज़ाद है। अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट सिस्टम हर इंसान जो है वो आज़ाद है, अपना वो प्राइवेट बिजनेस कर सकता है, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं होगा कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों का शोरूम खोल लेते हैं, आपके पास कार शोरूम है, कुछ लोग अपना स्कूल रन कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ रन हो रही होती हैं, कॉलेजेस को आप देख लीजिए प्राइवेट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको आज़ादी है, राइट। तो लेकिन जो टैक्स है आपको अदा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये ज़रूरी है। फर्दर चलते हैं कि इन प्राइवेट सेक्टर पर्सन हु इन्वेस्ट एन आइटम विल डोमिनेट द अदर। कहा जाता है कि जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, अब क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है ना इसमें,
तो जो इंसान जो कि नई चीज़ बना रहा है या नई इजादात हो रही हैं, नया कॉन्सेप्ट ला रहा है मार्केट में, तो वो दूसरे को डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन ने कोई नया आइटम, फॉर एग्जांपल एक इन्वेंशन वो ला रहा है, एक पेन उसने प्रोड्यूस कर लिया है, प्रोडक्शन है उसकी अपनी कंपनी की, तो गवर्नमेंट जो है अगर वो पेन जो है मार्केट में नहीं चलता, सेल आउट नहीं होता, या कोई मुल्क उसको अगर नहीं खरीदा, तो या उस पर्सन ने जो पेन बनाया उसकी कंपनी ने वो फेल्ड हो गया है, वो फेलियर आ गया उसका और लोगों ने खरीदना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, तो गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट का जो है उस पर्सन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। सिर्फ द थिंग इज दैट कि आप जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ठीक है, राइट। सिर्फ आपने टैक्स पे करना है, बाकी अपने अपना जो है वो अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना आज़ादी के साथ, जिसको हम डेमोक्रेसी इन इकोनॉमी कहते हैं या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको, ठीक है, तो आप आज़ाद हैं अपना बिजनेस करने के लिए, राइट। फर्दर आप नोट देख लीजिए कि इफ एनी इंस्टीट्यूट इज फॉलिंग डाउन सो इट्स देयर वीकनेस, गवर्नमेंट इज इनोसेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई इदारा जो है वो उसका जो ग्राफ है, उसका जो इकोनॉमिक ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी क्योंकि वो तो प्राइवेट इदारा है। गवर्नमेंट का तो प्राइवेट इदारे से कोई सरोकार नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप से तो गवर्नमेंट का कोई सरोकार नहीं है, ये तो उस इदारे की अपनी वीकनेस है। गवर्नमेंट जो इसमें इनोसेंट है, गवर्नमेंट का कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो हेंस हमें पता चला कि इन अ शॉर्ट टर्म अगर बात की जाए तो कैपिटलिज्म निज़ाम जो है वो प्राइवेट ओनरशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मींस कि इस निज़ाम के तहत हर इंसान आज़ाद है, अपना सेल्फ बिजनेस वो करता है, अपनी प्राइवेट बिजनेस करता है, लेकिन ये याद रखिए कि इस निज़ाम में फिर आपको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप अपना कारखाना लगा रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइट, लेकिन इसमें द थिंग इज़ दैट कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसमें जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हमने पढ़े कि फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इनके लिए। और ऑन दी अदर साइड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो फ्री मार्केट होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड लिंक्स होने चाहिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, ओपन बिजनेस होना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आपने जो भी काम करना है आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है एंड इट्स योर ड्यूटी। तो इट वॉज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म सिस्टम, या इन अदर वर्ड्स हम इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, अब इसके जो अगेंस्ट जो थीम डेवलप हुआ था ना यूरोप में, दैट वाज द कम्युनिज्म, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो या इसके खिलाफ जो निज़ाम डेवलप हुआ था वो आया था कम्युनिज्म का सिस्टम था, ठीक है, जो कि अभी भी इस वक्त स्टिल इज गोइंग ऑन, राइट। और कम्युनिज्म का नाम जैसे ही माइंड में आता है तो हम चाइना को पढ़ते हैं, हम जो है यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर, और अभी रशिया को हम पढ़ते हैं क्योंकि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट है, चाइना भी कम्युनिस्ट स्टेट है। ऑन दी अदर साइड जो कैपिटलिज्म था वो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो है इसमें आपको इंडिकेशन मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट स्टेट। तो कम्युनिज्म जो है, अब कम्युनिज्म क्या कहता है, ये भी 19वीं सेंचुरी की इजाद है, ये आइडियोलॉजी भी 19वीं सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ था, इसका इमर्जेंस हुई थी। ये अपोजिट है कैपिटलिज्म निज़ाम के, और ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, राइट। और कोल्ड वॉर आप सबको पता है कि दैट वाज द एरा व्हेन कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जो कि 1945 से स्टार्ट हुई टिल 1991 जब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हमारे सामने आया। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो है, अब इन दोनों में फ़र्क देख लीजिए मज़ीद कि कैपिटलिज्म निज़ाम को जो है वो फॉलो किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और कम्युनिज्म निज़ाम को जो है वो यूएसएसआर फोकस कर रहा था। कैपिटलिज्म निज़ाम जो है वो वेस्ट में था, वेस्टर्न यूरोप में था, और ईस्टर्न यूरोप में जो है वो कम्युनिज्म निज़ाम या कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। ये भी मैं बता दूं कि ये जो ईस्ट वेस्ट और ईस्ट था ये दोनों डिवीज़न थी, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी,
राइट। और उसकी वजह ये थी कि दोनों जो निज़ाम हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए ये दोनों निज़ाम एक दूसरे को जो है वो पसंद नहीं करते। इन दोनों निज़ाम की ये कोशिश होती कि एक दूसरे को डोमिनेट किया जाए। इसीलिए हमने देखा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएसए जो था, जो वेस्ट यूरोप था, उसको सपोर्ट कर रहा था। वेस्टर्न यूरोप जो स्टेट्स हैं, they have been supported by United States of America because वो सारी कैपिटलिस्ट स्टेट कहलाई। और ऑन दी अदर साइड हमें पता चलता है जो ईस्टर्न यूरोप था वो सारा जो है वो कम्युनिज्म के पर बेस था, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें पता चलता है कि ये इसमें वाज़े एक जो है वो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर हम कम्युनिज्म की पॉलिटिकल एक्सपेक्ट पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है ऑफ कम्युनिज्म, इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, वो रूल ऑफ पीपल को नहीं मानता। ये निज़ाम जो है, ये जो आपके पास आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, या आप इसको कह लें कि एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा पॉलिटिकल निज़ाम है जिसमें डेमोक्रेसी को फोकस नहीं किया जाता ज़्यादा। इसमें वन पार्टी सिस्टम होता है, वन मैन शो आप इसको कह सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम है, राइट, जो कि जिसमें सेलेक्टिव पीपल होते हैं, सिलेक्टिव लोग होते हैं मेरिट की बुनियाद पर, और जो कि जिनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं और उनको ही आगे लाया जाता है, जो कि एक पार्टी में चले आ रहे होते हैं फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है। जब आप उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हो तो वही जो पार्टी है उसी में से जो है वो इलेक्शंस होते हैं, उसी में से सिलेक्शन होती है, और उसी में से जो आपके जो लीडर हैं उसको इलेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि कम्युनिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसमें डेमोक्रेसी को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जिसमें वन पार्टी सिस्टम को फोकस किया जाता है, जिसमें आपके पास उसी पार्टी में कुछ सेलेक्टिव लोग होते हैं जो कि मेरिट की बेस पर आते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन होती हैं, कंट्रीब्यूशन की बेस पर भी आया जाता है, मेरिट बेस और कंट्रीब्यूशन बेस पर उनको सामने लाया जाता है। इसके अलावा पार्टी जो है, एक ही पार्टी जो होती है वो इलेक्ट करती है अपने लीडर को। जिस तरह आप देख लीजिए रशिया में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी तरह आप चाइना में चले जाएं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो जो है वहाँ पर एक उसी पार्टी में से ही जो है उसकी हुकूमत है, और उसी में से जो है वो अपने लिए लीडर को वो सेलेक्ट करते हैं। अब ऑन द अदर साइड इसका इकोनॉमिक या इकोनॉमी एस्पेक्ट से इसको पढ़ा जाए, इकोनॉमी के हवाले से पढ़ा जाए, तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका कम्युनिज्म का ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है विल बी अंडर स्टेट, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के अंदर होंगी और स्टेट विल नेशनलाइज देम, राइट। फॉर एग्जाम्पल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमने जो है पढ़ा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमी हो, आपका जो है वो ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, या आपका कोई बिजनेस हो, राइट, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या इंडस्ट्री हो, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा था। कैपिटलिज्म के तहत जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट ओन नहीं करता उसको। कैपिटलिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो हमने कहा था कि उसको जो है आप के जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट बिजनेस होगा, ठीक है, वो लोगों के पास होगा, लोगों के कंट्रोल में होता है। लेकिन कम्युनिज्म में जो है वो ये जो है ये स्टेट के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और स्टेट जो है वो उसको फर्दर उसकी मर्जी है इसको नेशनलाइज करे या ना करे, ये स्टेट की अपनी मर्जी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एरिया है या सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्री है, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस कॉन्सेप्ट, वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी, रिवॉर्ड विल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। कहा जाता है कि कम्युनिज्म का निज़ाम जो है उसमें जब आप काम करते हो अपनी एबिलिटी के हवाले से आप काम करते हो, मीन्स के अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी आप काम करते हो, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आप काम करते हैं, लेकिन आपको जो ये जो वर्क आप काम करते हो, जो आप इतनी मेहनत करते हो, तो आपको रिवॉर्ड जो दिया जाएगा वो आपकी रिक्वायरमेंट पे दिया जाएगा। जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उतना ही रिवॉर्ड आपको जो है वो हुकूमत देगी, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कि कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिज्म निज़ाम में, कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान का जो कॉन्सेप्ट है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है।
कम्युनिज्म कहता है कि ये जो तमाम आइटम्स है ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें जो है किसी को भी प्राइवेट जो है ओनरशिप की या प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ठीक है, या ओनरशिप जो है या मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है ये सारा स्टेट के पास होता है। तो स्टेट की मर्ज़ी है कि इसको नेशनलाइज करे या ना करे। नेशनलाइज करने का मतलब है कि स्टेट किसी को भी ये अलॉट कर सकती है, मींस किसी कंपनी को ये दे सकती है, कोई कंपनी आके इसको ओन कर ले, लेकिन स्टेट की परमिशन के बगैर आप इसको अपनी मींस ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें जो है तमाम जो है इसको इकोनॉमिक इसका अगर एस्पेक्ट देखें तो हमें पता चलता है कि तमाम मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास होंगे, चाहे वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, चाहे आपका सिविल, चाहे आपका सर्विस सेक्टर है, या चाहे आपका टेरिटरी। तो ये सारी जो है वो स्टेट के पास होगी, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, और ये स्टेट की मर्जी है कि उसको नेशनलाइज करना है कि नहीं करना। और सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब जितनी आप काम अपने एबिलिटी के मुताबिक जो काम आप करते हो तो आपको उतना ही रिवॉर्ड दिया जाएगा जितनी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। थर्ड हमने बात की कि रोटी कपड़ा और मकान जो है ये तमाम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसमें जो है फर्दर कोई परमिशन नहीं है इसी वजह से कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी सेल्फ या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाएं, ठीक है। तो ओनरशिप या मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारा गवर्नमेंट के अंडर होगा। अब आपके पास एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दी गई है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए कि जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया रशिया में, और इसी तरह कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हमने देखा था चाइना में, ठीक है, और 1948 में। और जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है तो अब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के आने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो सेटअप में चेंजेस आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए तो स्टेटमेंट में है कि अ पर्सन इज हैविंग अ लैंड, वीट लैंड है उसके पास, एक जागीरदार जिसको आप कह लें, ठीक है, जो जागीरदार है, और उसके पास बहुत बड़ी जी वो एक लैंड है जिसके ऊपर गंदम लगी हुई है, वीट है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 एकर्स, ठीक है। अब 1000 एकड़ उसके पास इतनी बड़ी जो है वो ज़मीन है जिसके ऊपर वो काश्त कर रहा है अपनी वीट गंदम, इंक्लूडिंग 50 वर्कर्स। अब जाहिर बात है इतनी एकड़ ज़मीन पर आपको वर्कर्स भी तो चाहिए, तो उसके पास 50 वर्कर्स हैं। वेयर द ओनर सेड, अब ओनर क्या कह रहा है, उस लैंड का जो ओनर है वो क्या कहता है कि नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स द होल लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। अब से आगे तक और हमेशा ये जो पूरा ज़मीन है जो 1000 एकड़ है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंड ऑल परफॉर्म योर ड्यूटी इक्वली। आप तमाम लोग अपने जो ड्यूटी है वो इक्वली परफॉर्म करेंगे, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, और इन द एंड द वीट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ऑफ यू इक्वली, ठीक है। मीन्स के ज़मीन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वीट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, लेकिन शर्त ये कि आप सब ने अपना काम इक्वली परफॉर्म करना है, ठीक है। किसी ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि कोई ज़्यादा काम कर रहा है कोई कम काम कर रहा है, नहीं। तो ये कम्युनिस्ट का जो है ना कॉन्सेप्ट है, राइट, कि तमाम चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सारी गवर्नमेंट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन नहीं करता, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया गया है, एग्जांपल दे देगी कि कम्युनिस्ट सिस्टम में इस किस्म का जो आपको क्लू है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब फर्दर जो कॉन्सेप्ट आया दैट वाज सोशलिज्म। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, अब सोशलिज्म किससे निकला है? सोशलिज्म जो है वो डिराइव हुआ है सोसाइटी से, ठीक है, लोगों से। फर्दर आप आगे आ जाएं तो इसको कहा जाता है कि ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मीन्स कि ये चेंज हो सकती है, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो है इसको अगर आप देखें तो समटाइम्स हमें ये लगेगा कि ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, राइट, इंटरचेंजेबल है। कहीं पर आपको सोशलिज्म का क्लू नज़र आ रहा होगा, कहीं पर आपको कम्युनिज्म का क्लू नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बड़े ज़्यादा एक दूसरे के साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन आप फर्दर देख लीजिए तो हमें पता चलता है कि ये कंप्लीट आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत काम करता है। मीन्स कि आपको जैसे जिसने जो बात बता दी आपने उसको फॉलो किया, उसी तरह परफॉर्म कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसके पास 1000 एकर्स ऑफ लैंड है,
और गवर्नमेंट उसे कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि 100 एकड़ जो हैं वो आप अपने पास रख लें, और उस 100 एकड़ में से जो बाकी की 90 एकड़ ज़मीन है वो आप हमें ट्रांसफ़र कर दें, वो आप हमें दे दें ताकि हम खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, तो ये सोशलिज्म का मतलब है। मींस के गवर्नमेंट कहती है उस पर्सन को कि भाई वो आप जो बाकी ज़मीन आपके पास अगर 1000 एकड़ है तो 1000 में फॉर एग्जांपल आप 100 हमें दे दें, तो बाकी 90 एकड़ जो है 1000 में आप 100 जो है वो अपने पास रख लें, 100 एकड़ अपने पास रख लें, और रेस्ट जो है 90 एकड़ वो आप हमें दे दीजिए। गवर्नमेंट उससे वो ख़रीद लेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब उससे ख़रीद लेगी तो उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि हम खुद इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इन अदर वर्ड्स हम इसे कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी का भी। ठीक है, और इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि इसमें कम्युनिज्म भी नज़र आएगा आपको, कैपिटलिज्म भी नज़र आएगा, तो दोनों की इसमें आपको क्लूज मिल रहे हैं। सोशलिज्म में कम्युनिज्म का भी क्लू मिल जाएगा, कैपिटलिज्म का भी क्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। राइट, लोगों के लिए काम किया जाता है क्योंकि ये सोशलिज्म डिराइव हुआ है सोसाइटी से। ठीक है, लोगों की तरफ से ये डिराइव हुआ है, और ये आइडियोलॉजी भी सिस्टम जो है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के साइड बाय साइड ही चलता है, और इसीलिए इसको कहा गया कि ये सिस्टम जो है ये इंटरचेंजेबल है, एक सॉफ्ट फॉर्म है कम्युनिज्म की, और कंप्लीट आइडियलिस्टिक माइंडसेट पे ये बेस्ड है। और जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि इस सिस्टम में जो है अगर आपके पास एक पर्सन के पास 1000 एकड़ फॉर एग्जांपल ज़मीन हो, तो उसमें जो है वो 100 एकड़ जो है कहा जाता है उस पर्सन को कि ये आप अपने पास रख लें, और बाकी की जो 90 एकड़ हैं ये आप हमें दे दीजिए। गवर्नमेंट उससे वो जब ज़मीन ख़रीद लेगी और उसके बाद गवर्नमेंट खुद अपनी मर्ज़ी से इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों में। तो ये लोगों की भलाई के लिए भी इसमें काम हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें कम्युनिज्म का भी क्लू आ जाता है और इसमें कैपिटलिज्म का भी क्लू आ जाता है। क्योंकि हमने ये कम्युनिज्म में हमने देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सारी गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, तो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है कि भाई ये सारी ज़मीन जो है फॉर एग्जांपल हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं होती, उसमें कम्युनिज्म में गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है। लेकिन सोशलिज्म में जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट बात चली जाती है कि सोशलिज्म में ज़मीन तो आपके पास होगी, लेकिन उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर ये निकल आता है कि इसमें आपको ये कंपनसेट कर दिया जाता है कि भाई अगर आपके पास 1000 एकड़ है तो कम से कम आप हमें 100 एकड़ आप अपने पास रख लीजिए, 90 एकड़ हम आप से ख़रीद लेते हैं, हम आपको जो है एक चांस प्रोवाइड करते हैं, वो आप हमें दे दीजिए, और ताकि ख़ुद हम उसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। जबकि हमने कैपिटलिज्म में देखा था कि कैपिटलिज्म में जो है बेसिकली आपका प्राइवेट सिस्टम होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें गवर्नमेंट का आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई सरोकार नहीं, गवर्नमेंट को सिर्फ आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है सिर्फ आपसे टैक्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सोशलिज्म इज सच टाइप ऑफ अ सिस्टम जिसमें आपको एक मिक्स इकोनॉमी का क्लू मिल रहा होता है। इसमें कम्युनिज्म का भी क्लू आ जाता है और कैपिटलिज्म का भी क्लू आपके सामने आ जाता है। तो अब एग्जाम्पल हम चाइना की ले लेते हैं कि चाइना जो है उसने इनिशिएट किया कुछ रिफॉर्म्स। ठीक है, चाइना ने रिफॉर्म्स लेकर आया चाइना, क्योंकि चाइना एक सोशलिस्ट स्टेट है। ठीक है, चाइना जो है वो सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्युनिस्ट है। ये याद रखिए, चाइना सोशलिस्ट तो है बिकॉज ऑफ द पीपल, लोगों के लिए तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपेक्ट जो है चाइना का वो कम्युनिस्ट स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी रूल है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कम्युनिज्म निज़ाम में जो है वो वन पार्टी सिस्टम होता है। तो चाइना ने जब रिफॉर्म्स इनिशिएट किया तो उसमें जो है हमने देखा कि उसमें क्लास सिस्टम भी आ गया, पुअर एंड रिच क्लास का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर प्राइवेट लोग जो हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं, फर्दर हमें पता चला इसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कि ये नियो सोशलिज्म है। ठीक है, नियो सोशलिज्म कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, नियो सोशलिज्म ये थोड़ी सी चेंजेस करके रिफॉर्म्स के बाद जो शेप आती है सोशलिज्म की, उसको कहते हैं नियो सोशलिज्म, जो कि डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड
बिकॉज डिफरेंट इवेंट्स आर अकरिंग। तो डिफरेंट इवेंट्स जब अकरेंस हो रही होती है इसकी, तो वो आपके निज़ाम पर भी उसके असरात आते हैं, ठीक है, उसके असरात आपके निज़ाम पर भी आएंगे। तो इसीलिए आपको जो है मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, आपको सिस्टम में चेंजेस लाना पड़ती हैं। ये इसी तरह ही है जिस तरह आप पॉलिसी को चेंज कर देते हैं अपनी, ठीक है, तो इसी तरह तरीके से जो है आप सिस्टम को भी चेंज करते हैं। तो इसीलिए सोशलिज्म में भी थोड़े से रिफॉर्म्स लाए गए, इसीलिए इसको सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे जाना गया, देखा गया। फर्दर आप आ जाएं तो सोशलिज्म जो है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो कम्युनिस्ट ही है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्ट माइंडसेट को फोकस कर रहा होता है। मींस के यहाँ पर भी वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी रूल है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जितनी भी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं। लेकिन वो सोशलिज्म को भी बहुत फेवर कर रही होती हैं, बिकॉज वहाँ पे हर तरह का इंसान काम कर रहा होता है, पुअर भी है, रिच भी है, प्राइवेट ओनरशिप भी है, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस भी है। तो तमाम सिस्टम इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ स्पेस दी गई कैपिटलिज्म को, देन इट बिकम सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि इसमें कैपिटलिज्म को भी स्पेस दी गई, जो कि अभी आपके साथ ऊपर हमने जो है वो एग्जांपल्स में डिस्क्राइब कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा, और ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपके साथ बहुत इसको इन अ वेरी सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपके सामने आज प्रेजेंट किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, mohammad.m.abdullah एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब पेज है। मेरे पेज को जो है चैनल को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली वीडियो से भी आप मुस्तफ़ीद होंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। Until next time, take care and have a nice day.